नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो मुद्दा है दिल्ली एनसीआर में अरावली के पहाड़ों की श्रृंखला और उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो कि 21 नवंबर 2025 को आया है। 21 नवंबर 2025 को जो निर्णय आया है, अगर वो निर्णय लागू हो जाता है तो दिल्ली की तस्वीर क्या होगी, दिल्ली की एनसीआर की तस्वीर क्या होगी। यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अरावली पहाड़ों की जो श्रृंखला है वो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक है, लेकिन चर्चा दिल्ली एनसीआर को लेकर हो रही है। मेरे साथ अनिल सूद साहब हैं जो कि बड़े पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण को लेकर जितना काम उन्होंने किया है शायद किसी ने किया हो, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका मैं परिचय करा देना चाहता हूं। अनिल सूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़े मुद्दे, जिस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दी है, जो निर्णय दिया है, जिस फैसले में अपना जिक्र किया 21 नवंबर 2025 में, अगर यह फैसला अक्षरशः ऐसे ही लागू हो गया एज इट इज, तो क्या होगा? दिल्ली एनसीआर की तस्वीर क्या होगी? धन्यवाद मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं जी। अगर ये फैसला एज इट इज लागू हो गया तो आप एंटायर नॉर्थ इंडिया को राइट ऑफ कर दीजिए। ऐसा क्यों? ना तो आपकी ट्रेन चल पाएंगी, अच्छा ना आपके जहाज उड़ पाएंगे, अच्छा ना आपकी बसें चल पाएंगी, अच्छा ना आपको पीने को पानी मिलेगा, ना आपको साफ हवा मिलेगी, और आपके एसी सारे नकारा हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप शिवालिक रेंज को भी उड़ा दीजिए और धौलाधार रेंज को भी उड़ा दीजिए। तो मतलब कि एंटायर नॉर्दर्न बेल्ट आप ये समझ लीजिए खतरे के खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। हमने जो देखा है, आने वाली जनरेशन्स उसका शायद 1/10 भी नहीं देख पाएंगे, और उनकी सेहत का क्या हाल होगा ये ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि प्रदूषण के साथ होने वाली मौतों का हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। एक चीज आपने कहा कि ये हो जाएगा, ये अगर निर्णय लागू हो गया, इस पर काम शुरू हो गया और जो एक ऊंचाई है कि इतने ऊंचाई की पहाड़ियों को उड़ा दिया जाएगा, तो कितने साल बाद ये परिणाम देखने को मिलेगा, ये तस्वीर देखने को मिलेगी जो कि भयावह होगी? ये 10 साल से ज्यादा, बस ये 10 तो साल में? मौका ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप 2018 का सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की ऑब्जर्वेशन सर्च करेंगे जी। तो आपको ये मिल जाएगा, जब से ये अरावली का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 31 पहाड़ ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है। आप गूगल करेंगे आपको मिल तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, सरकारें क्या कर रही थी, अधिकारी क्या कर रहे थे, सीसी क्या कर रही थी, एम्पावर कमेटी क्या कर रही थी? सिर्फ मजेदार बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पे मेरे ख्याल 9 मई 2025 को ऑर्डर में ये रिकॉर्ड किया है कि वी डू नॉट वांट टू पनिश ऑफिसर्स। मेरा सवाल ये है, क्यों? 31 पहाड़ गुम हो गए, बाकी पहाड़ अगर आप यहां से चलें, दिल्ली से जयपुर जाएं, आपको रास्ते में लाइन से पहाड़ मिल जाएंगे जो चारों तरफ से कटे हुए हैं। जी। कौन काट रहा है उनको? कैसे कट रहे हैं? काटने की अनुमति नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो जो फिर भी कट रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कहां जो है परमिशन है और कहां परमिशन नहीं है? तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो वहां लोग रहते हैं राजस्थान में, वो चिंतित हैं, डरे हुए हैं। मैं हाल ही में राजस्थान में था, बोबास में, तो वहां जब मैंने चर्चा शुरू करी तो गांव वाले सारे डरे हुए, कहते जी हमारे यहाँ पानी का क्या होगा, हमारे यहाँ हवा का क्या होगा, हमारे यहाँ टेम्परेचर का क्या होगा, हमारे यहाँ जो खेती होती उसका क्या होगा। ये निर्णय पे बात हुई। असल में एक आम दर्शक या आम जानने वाले लोग जिन्हें अरावली के बारे में पता नहीं है, अचानक से अरावली शब्द इतना चर्चित हो गया, देश में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरावली क्या है? अरावली पहाड़ों की श्रृंखला क्या है, जरा समझाएं। और ये कहाँ से कहाँ तक है और इसका प्रभाव क्या है? सर, अरावली जो है वर्ल्ड का सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। अच्छा। वर्ल्ड की, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता। अच्छा। एस्टेब्लिश फैक्ट है, जजमेंट भी रिकॉर्ड करती है इस फैक्ट को। अच्छा। ये जो अरावली है ये पर्वत रेंज है, इसमें ये गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली,
फिर दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली से अंडरग्राउंड होके फिर देहरादून और हरिद्वार के आसपास जाके ये फिर रीसर्फेस होती है। तो इसमें पूरी रेंज में जंगल भी हैं, पथरीले पहाड़ भी हैं, उसको मॉर्फोलॉजिकल रिज भी बोलते हैं, और इसमें टाइगर रिजर्व्स भी हैं, इसमें नेशनल पार्क्स भी हैं, इसमें लेक्स भी हैं, और ये पूरे रास्ते में, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, सारी रास्ते में। दिल्ली में भी आप देखते हैं सारा रेंज जो है अरावली रेंज है, ये सीईसी मानती है। उसके ऊपर भी 11 नवंबर को ही इंसिडेंटली इसी बेंच ने ऑर्डर पास किया था। अच्छा, वो रिज के ऊपर दिल्ली का जो दिल्ली का रेंज अरावली का पार्ट है, ये कोर्ट ने मान लिया। ये 11 नवंबर का एक और ऑर्डर है जी। तो ये अरावली रेंज का हो गया टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल लेआउट कि ये गुजरात से चलती है और दिल्ली आके अंडरग्राउंड होके फिर जाके ये देहरादून और हरिद्वार के पास फिर रीसर्फेस होती है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर दिल्ली से जयपुर चाहे वो आप एक्सप्रेस वे से चले जाएं, चाहे आप पुराने हाईवे से चले, तो आपको पहाड़ियां दोनों तरफ मिल जाएंगी। और उनमें 90% पहाड़ियां 100 मीटर की हाइट को मीट ही नहीं कर पाती। 90% जो कुल पहाड़ हैं वो 90% वो इसको लागू ही नहीं, मतलब सारी के सारी साफ हो जाएंगी। वो सारे के सारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है। और जब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और इसके साथ क्या है, 100 मीटर हाइट और 500 मीटर प्रॉक्सिमिटी एक हिलॉक से दूसरे हिलॉक तक की जी, वो नहीं सेटिस्फाई होगा। अब सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ी की इंपॉर्टेंस को अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करती है। अब डेफिनेशन जो तो ये रिकॉर्ड कर रही है, तो इतने बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब आप ये देखिए जी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2010 में एक डेफिनेशन प्रपोज करी थी फॉरेस्ट की। ठीक है। और मजेदार बात यह है, वही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आज 45 साल हो गए, फॉरेस्ट एक्ट बने 1980 में। हाँ, 1980 में बना। आज तक अपनी फॉरेस्ट की डेफिनेशन तो बना नहीं पाया। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी डेफिनेशन ही नहीं पता कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के पिछले 45 साल से, और मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट में, तारीख पे तारीख। बहुत बढ़िया। अब जब वो अपनी डेफिनेशन नहीं बना पाए, तो उन्होंने अरावली रेंज की डेफिनेशन कैसे बना ली? क्या बात है, मतलब आप अपनी खुद की फॉरेस्ट की डेफिनेशन तय नहीं कर पा रहे, तो आपने अरावली की डेफिनेशन कैसे तय कर दी? हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है उसके ऊपर, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के ऊपर, जो मैं जजमेंट्स में दिल्ली की जजमेंट और इस जजमेंट में डिफरेंस देख रहा था जी। दिल्ली के रिज की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है, जो जजमेंट है उसमें ये रिकॉर्ड किया हुआ है कि दिल्ली के रिज की जो स्टडी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करी थी। अच्छा। और उसके हिसाब से जो दिल्ली में रिज है, ये अरावली रेंज का एक पार्ट है। और इसमें गैर मुमकिन पहाड़ भी हैं, पथरीले पहाड़, और मॉर्फोलॉजिकल रिज, जहाँ के जो रिज कई एक पथरीले पहाड़ी रिज की से मिलते जुलते, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी है, कानूनी प्रोटेक्शन देनी। ये कोर्ट में खुद का है, कोर्ट में 11 नवंबर 2025 के दिल्ली के रिज के ऑर्डर में रिकॉर्डेड है। बहुत बढ़िया। 11 नवंबर को ये कह दिया। और 21 नवंबर को क्या कहते हैं? 21 नवंबर का जब ऑर्डर आया, तो सीईसी कहता जी, हमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन 2010 में प्रपोज करी थी, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस। उसमें क्या? उसमें जो है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जब कोर कंपिटेंस है ही नहीं, कंपिटेंस है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो आपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की डेफिनेशन कैसे उठा ली? तो ये बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है। और ये सबसे बड़ा सवाल फिर उठ जाता है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की वर्किंग के ऊपर। जी। अब मैंने जब देखा कि मैंने कहा यार, ये जो मेरे को डाइकोटमी लग रही है दोनों ऑर्डर्स में, लेट मी गेट इनटू द जेनेसिस ऑफ दिस। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2024 को एक कमेटी बनाई। 9 मई 2024 को। ठीक है।
कि आप जी अरावली की हमें स्टेटस रिपोर्ट दो। ठीक है। अब उस स्टेटस रिपोर्ट में कौन कौन कमेटी में कौन कौन है? कौन कौन? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, आईएएस जो कि ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर है। ठीक है। हाँ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो भी आईएएस वो ऑफिसर भी है। आईएएस ऑफिसर। ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव सीईसी का, सेंट्रल एम्पावर एम्पावरमेंट कमेटी का, एक रिप्रेजेंटेटिव एफएसआई का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, और जो उसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी है वो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वो भी आईएएस है। ठीक है। तो अब ये तो ब्यूरोक्रेटिक डेफिनेशन होगी, ना कि टेक्निकल डेफिनेशन मतलब होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारियों ने मिलकर रिपोर्ट बना दी। उन्होंने ये रिपोर्ट बना ली और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से एक्सेप्ट कर ली। और इंटरेस्टिंग चीज जो अमाइकस क्यूरी है, वो एक पैरा में कह रहा है, उसका फाइंडिंग रिकॉर्ड करी है, हाँ, कि अगर ये डेफिनेशन एक्सेप्ट हो गई तो 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये अमाइकस क्यूरी ने कहा है। हाँ, रिकॉर्डेड है। ठीक है। उसके ऊपर कोई फाइंडिंग ही नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जी, आपने डेफिनेशन बना ली, एक्सेप्ट कर ली विदाउट एनी बेसिस। आप कह रहे हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ये पहले इसकी स्टडी करेगा पूरी अरावली की, फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अच्छा, आगे का हिस्सा भूल गए क्योंकि आगे थोड़े हरिद्वार तक तो अंडरग्राउंड है, तो वो 100 मीटर ऊंची तो है नहीं, नहीं तो वो भूल गए। हाँ। और आगे जो देहरादून और हरिद्वार में रिज है उसको ये भूल गए। तो जब आपके पास स्टडी नहीं है आज की डेट में, आपके पास उसकी जियोलॉजिकल डिटेल्स नहीं है, तो डेफिनेशन कैसे बन सकती है? और डेफिनेशन नहीं बनी है, स्टडी नहीं है, आपने अध्ययन नहीं किया, तो आपने ये डिसीजन क्यों दे दिया? डिसीजन कैसे आ गया ये? और 100 मीटर की हाइट कैसे? ये तो आपने ब्यूरोक्रेटिक रास्ता ढूंढा टू एनकरेज माइनिंग। आज भी आप देख लीजिए, गुड़गांव से आगे चले जाइए, सब जगह पे आपको वहां स्कूल भी मिल जाएंगे रिज में, फार्म हाउसेस भी मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, जो सारे इलीगल हैं। वो कैसे हैं? और अगर आपने ये खुली छूट दे दी कि जी 100 मीटर से नीचे नहीं मानी जाएगी, तो आप मान के चलिए कि सब साफ हो जाएंगे। तो क्या होगा? मतलब पर्वत साफ हो जाएंगे, पहाड़ साफ हो जाएंगे, आपको मैदान दिखाई देंगे या खाइयां दिखाई देंगी। क्या होगा बता दीजिए? सांस कैसे लेंगे आप? तो सांस वहीं से ले रहे हैं। आज की डेट में अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो रेतीली हवाएं नहीं यहां आ पा रही। अच्छा, पहाड़ गायब हो गए, चलिए मान लीजिए कि पहाड़ गायब हो गए, और ये 100 जो मीटर की जो एक हाइट तय की है उसके कारण साफ हो गए, तो फिर क्या होगा जरा ये बता। रेतीले तूफान आएंगे। कैसे आ जाएंगे? थार का डेजर्ट इधर बढ़ेगा आपका। तो क्या ये पहाड़ रोकते? अरावली रोकती है ये। अच्छा, और क्या होगा? अब उसके बाद क्या होगा? आपका वाटर टेबल तो खत्म हो गया। अब आप सब्जियां कौन सी उगाएंगे, खेती कौन सी करेंगे? ये भी पहाड़ के कारण हो रहा है। ये भी पहाड़ के कारण है। अच्छा, और उसके बाद जब आपका रेगिस्तान यहाँ बढ़ गया, ऑलरेडी दिल्ली डेजर्टिफाइड है काफी एक्सटेंट तक। आज भी साल में 10-12 ऐसे मौके आते हैं जब हवाएं चलती हैं तो एयरपोर्ट के ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। हाँ, होता है। ठीक है। तो आने वाले दिनों में जब रेतीली हवाएं तो आम हो जाएंगी। जो पहाड़ रोकता है, जो पहाड़ रोकता है, तो आप एयरपोर्ट चला के दिखा दो मेरे को, कैसे चलाओगे आप एयरपोर्ट? आज की डेट में दिल्ली में बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं, दिल्ली के गुड़गांव में भी, आप एनसीआर की अब सारी बात करते हैं जब हम, बहुत से एरियाज ऐसे जो हीट आइलैंड बन गए हैं। डे एंड नाइट का टेम्परेचर का गैप खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जब ये रेगिस्तान बन गया तो आपका टेम्परेचर परमानेंटली ऐसा रहेगा कि आपके एसी डिसफंक्शनल हो जाएंगे,
आपके सेंट्रल एसी सिस्टम क्योंकि ये सारे जितने भी गैजेट्स हैं ये सारे डिजाइंड है 45 डिग्री तक काम करने के लिए। उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो आप क्या करोगे? कूलर के लिए पानी नहीं, एसी आपके फेल हो गए। आपका जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इस टेम्परेचर के साथ डिजाइंड नहीं है। जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छा, केबल्स के ऊपर वो जो अडॉप्टर लगे होते हैं ये सारे 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर झेलने के लिए डिजाइन नहीं है। अच्छा, आप सोचिए जब टेम्परेचर 50 चला गया तो क्या होगा? आज भी और ये चला जाएगा अगर ये पहाड़ चले गए। अच्छा, जितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसमें हर पोल के साथ एक अर्थिंग होती है। अर्थिंग जमीन में दी होती है, उसमें एक मॉइस्चर लेवल होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक वो अर्थिंग की जाती है और उसकी एक लाइफ होती है। अब जब पानी नीचे चला गया, मॉइस्चर नीचे चला गया तो अर्थिंग क्या करेगी? बिजली कहाँ से लाओगे, कैसे सप्लाई करोगे? तो आप तो आयरन एज, ओल्ड स्टोन एज में चले गए वापस। ना बिजली, ना पानी, ना हवा, ना खाने का सामान, खेती तो खत्म हो गई आपकी। ठीक है, आप हवाई जहाज चला के क्या कर लोगे? आप रेल चला के क्या कर लोगे? आप बस में कहाँ चले जाओगे? आप गाड़ी में कहाँ चले जाओगे? आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा? और दूसरी चीज है कि दिल्ली एनसीआर वैसे भी भूकंप के निशाने पर रहती है और आप कह रहे हैं कि ये पूरी जमीन रेतीली हो जाएगी तो भूकंप का खतरा भी बढ़ जाएगा। आप कहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सूद साहब, क्योंकि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, पर्यावरण मंत्री भी दिल्ली में रहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये पूरा डिजाइन जो है, ये जो ऑर्डर हुआ है, जिस रिपोर्ट पे हुआ, उसमें सारे के सारे आईएएस अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हीं की रिपोर्ट पे ये सब तो सबके सब दिल्ली में रहते हैं। तो क्या इनको अपनी नस्ल की, अपने परिवार की, अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं है जो ऐसा ऑर्डर कर दिया? ऐसे है, इनको चिंता इसलिए नहीं कि सब माइग्रेट कर जाएंगे, सबके पास पैसा है। अच्छा। मेरे आपके पास कहाँ पैसा? हमारा आपके पास तो बैंक बैलेंस है ही नहीं। बैंक बैलेंस तो इन्हीं के पास है। दुबई चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, यूएस चले, यूरोप में कहीं भी माइग्रेट कर जाएंगे। बच्चे तो ऑलमोस्ट 90% ब्यूरोक्रेट्स के बाहर ही हैं इंडिया से, और जितने टॉप नॉच पॉलिटिशियंस हैं इनके बच्चे भी इंडिया से बाहर हैं। तो अब क्या होगा ये बताइए मुझे। देखिए, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने की। आज एक फाइल हो गई है, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ने फाइल कर दी है। अच्छा, और वेकेशन के बाद हम भी फाइल करेंगे, हाईलाइट करेंगे सारी जो ग्लेयरिंग एनोमलीज हैं। जस्टिस गवई से ये जजमेंट एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी। अच्छा, आई एम वेरी श्योर। और जस्टिस गवई का अगर आप ऑर्डर पढ़ लें इसके ऊपर, दिल्ली रिज के ऊपर, तो ये जजमेंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गई। हाँ, मतलब 11 तारीख को कुछ और कहा जा रहा है और 21 नवंबर को कुछ और कहा जा रहा है। तो मतलब ये कैसे हो गया? 11 तारीख को इस बात की चिंता की जा रही है कि अगर भाई जो अरावली पहाड़ है उनको बचाना बहुत जरूरी है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और 21 नवंबर में इन्हीं को खत्म करने की बात की जा रही है। कैसे? तो मतलब कुल मिला के एक जुडिशियल डिसिप्लिन वो इग्नोर हुआ। और अभी तो एक जज साहब ने ये भी कहा कि साहब जो जज हैं वो जाते जाते अपने कुछ लाभ के लिए या कुछ कारणों से फैसला दे देते हैं। ये जजमेंट मेरे को लगता है इसी जजमेंट को ना देख के बोला हो। हाँ, पता नहीं किसको लेकर बोला है, क्या नहीं बोला है। मेरे को तो लगता है कि कहीं इसी जजमेंट को लेके ना बोला हो। लेकिन और ये अपने आप में जुडिशियल क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, ये फैसले के कारण। हाँ। ये जो असल में सरकारें फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट बढ़ाने को लेकर, पेड़ पौधे लगाने को लेकर, एक पौधा माँ के नाम, पहाड़ की रक्षा करने को लेकर बहुत सारी बातें करती रहती हैं, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसकी चपेट में तो सरिस्का भी आ जाएगा, रणथंभौर भी आ जाएगा, तमाम जो टाइगर रिजर्व हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी तो फिर सर ये तो शुरुआत है। अच्छा, अभी अरावली का आप देख रहे हैं। दिस माई फियर इज कि ये दिल्ली में भी यही रेप्लिकेट होगा। यही चीजें आपकी रेप्लिकेट होगी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, क्योंकि आप हसदेव का तो देख चुके, छत्तीसगढ़ का सत्यानाश, आप अंडमान निकोबार का देख रहे हैं।
आप बॉम्बे का देख रहे हैं, 45,000 मैंग्रोव जाने को तैयार बैठे हैं। आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कंडक्ट तो देख ही लिया कि जो पेड़ जितने लगाने चाहिए थे आज तक नहीं लग रहे। ठीक है, तो आप कंट्री को किस तरफ लेके जा रहे हो? क्या ये विकास की दौड़ विनाश की तरफ जा रही है हमें लेके? अगर ये विनाश, ये विकास है, तो विनाश की क्या परिभाषा होगी, मेरी समझ से बाहर है। आप जो पिटीशन लगाने जा रहे हैं, इस पिटीशन में क्या कह रहे हैं आप? यही सारे इश्यूज जो मैंने आपके सामने रखे, ये सारे इश्यूज हाईलाइट करेंगे। आपको लगता है कि कोर्ट सुनेगा? सर ऐसे है, क्योंकि पर्यावरण मंत्री का भी बयान आया है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है जैसा लोग विरोध कर रहे हैं। सर ऐसे है, लोगों को ये क्या समझते हैं? इन्होंने हसदेव पे ली क्या स्टेटमेंट दी थी? इन्होंने नागपुर में जो मल्टी मॉडल वो बनाया है उस पे क्या स्टेटमेंट दी थी? इन्होंने मैंग्रोव्स के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी आज तक? इन्होंने आरए फॉरेस्ट पे क्या स्टेटमेंट दी? तो अगर हम इनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएं तो लोगों को विश्वास नहीं है। इसीलिए राजस्थान के लोग बड़े प्रखर और मुखर हो गए हैं इसके। गुड़गांव में भी बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा है इसमें। तो मतलब के कुल मिला के लोग जो हैं, लोगों को भरोसा नहीं है। अब लोग विश्वास नहीं करेंगे इन चीजों को, ना ही कर रहे हैं। अच्छा, आपने तो सूद साहब पर्यावरण पर भी बहुत काम किया है। दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली का प्रदूषण जो है, वो तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज हो गई इसके आगे जो हो रहा है। यस, दिल्ली तो एक छोटा सा टुकड़ा है। आप ये देखिए, दिल्ली में बारिश ना होके अरावली रेंज की वजह से थोड़ी बहुत हो जाती है, जो कि काफी कम हो गई है। मतलब अगर ये पहाड़ खत्म हो गए तो दिल्ली में बारिश बंद, पाकिस्तान बारिश चली जाएगी। अच्छा, मतलब अगर अरावली पहाड़ चले गए तो दिल्ली की बारिश पाकिस्तान में होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ साफ है। और सबसे बड़ा खतरा आपका धौलाधार रेंज और आपकी शिवालिक रेंज को है। गर्म हवा आएगी, पहाड़ से टकराएगी, ऊपर उठेगी, बादल में थोड़ी बहुत जो नमी है एकदम से क्लाउड ब्रस्ट होगा, जो पिछले सालों में आप देख रहे हो। लगातार क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, लगातार हो रहे हैं। पहले सिर्फ उत्तराखंड में होते थे, उसके बाद उत्तराखंड में ऐड हो गया हिमाचल, हिमाचल के साथ ऐड हो गया पिछले साल जे&के। तो इन पहाड़ों का क्या होगा? क्लाउड ब्रस्ट में सब सत्यानाश होगा, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। लोग अनजान लोग जो हैं उनकी लाइव्स पेरिश होगी, प्रॉपर्टी पेरिश होगी। धराली का क्या होगा? तो जो गर्म हवाएं आती हैं, जो टकराती हैं और जाके ऊपर उठती हैं, तो अगर अरावली पहाड़ नहीं हुए तो फिर केवल इन्हीं के कारण? अरावली पहाड़ नहीं हुए, ये तो सारी हवा सीधी वहां तक जाएगी ना। अच्छा, जो पहाड़ रोक रहे हैं, जो पहाड़ रोक रहे हैं, जो थार है, जो रेगिस्तान है, उसको अरावली रोक रही है। ये बैरियर है। आप ये समझ के चलिए कि ये बैरियर है। ओके, तो ये बैरियर जब हट गया, हवा सीधी जाएगी। जब सीधी जाएगी तो जाके टकराएगी तो ऊपर उठेगी। ऊपर उठते जैसे थोड़ी बहुत नमी बादल, जहां जहां नमी मिली वहीं सत्यानाश, वहीं क्लाउड बस्ट हो जाएगा। और पानी चला गया बारिश का पूरा पाकिस्तान।